बेटा बेटी में फर्क। दिनेश डिलीवरी कक्ष के बाहर अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए खड़ा था। उसकी बेटी लगातार दूध के लिए बिलखे जा रही थी। ना रो मेरी प्यारी बिटिया, चुप हो जा। वो आंखें गड़ाए डिलीवरी कक्ष के ओर निहारे जा रहा था। तभी अचानक अंदर से एक नर्स निकलकर उसके पास आती है। बधाई हो सर, आपकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है। उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर दिनेश दौड़ता हुआ अंदर आता है। देखो दिनेश, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं ना कहती थी, इस बार भगवान मेरी कोख को हमारे घर के कुल दीपक से रोशन करेगा। बेटे के जन्म से दिनेश खुश तो था, मगर उसके मन में ये बात खल रही थी कि बेटे के आगे मंगल को रोशनी का रोना दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश गांव के स्कूल में शिक्षक था। वो हर एक अभिभावकों को बेटे बेटी में फर्क ना करने की हिदायत सिखाता था, मगर क्या वो अपने घर में इस फर्क को मिटा पाएगा? मंगला, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, रोशनी को संभाल लो। अरे ये कोई पैसों की पोटली है क्या जो संभालती फिरूं? मंगला, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बिटिया को थोड़ा दूध चटा दो, कब से बिलख रही है बेचारी। दिनेश ने मंगला को समझाने बुझाने की भरसक कोशिश की, बावजूद इसके वो मंगला के मन में से बेटा बेटी में फर्क को मिटा नहीं सका। समय महीनों की मोड़ की ओर बढ़ता चला गया। देखते देखते 10 साल बीत गए। रोशनी, अरे ओ रोशनी, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? कान क्या कोल्हापुर में छोड़ आई है? करमजली कब से आवाज लगा रही हूँ। तुझे क्या रोज याद दिलाना पड़ता है कि अंश के सोने से पहले उसे बादाम का दूध दिया कर? माँ, पिज्जा खाकर मेरा पूरा पेट भर गया है। आज मैं बादाम का दूध नहीं पीना चाहता। माँ, क्या आज अंश के हिस्से का बादाम वाला दूध मैं पी लूं? तू क्या करेगी पीकर? हाँ, बेटी जात को ज्यादा चटोरी बनना नहीं जचता। रसोई में रोटियां रखी है, जाकर खा ले। अपनी माँ का दोहरा बर्ताव देखकर उस बेटी का मासूम सा मन टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। तभी दिनेश बोलता है, मंगला, उस बेचारी से मीठे मुंह बात कर लिया करो, जब देखो उस पर रोक टोक लगाती रहती हो। दिनेश, अपनी दुलारी के पीछे दलील मत दो। बेटी जात को ज्यादा सर चढ़ाना और चटोरी बनाना सही नहीं, और ज्यादा ढील देने से बिटिया बिगड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि इसके कारण हमें इसके ससुराल में शर्मिंदा होना पड़े। अपनी माँ की ये बातें सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू उतर जाते हैं। ये देखकर दिनेश बोलता है, क्या हुआ रोशनी बेटिया, तू रो क्यों रही है? पिताजी, माँ मुझ में और अंश में इतना फर्क क्यों करती है? मुझे बगैर किसी गलती के हर पल डांटती रहती है, और अंश इतनी शरारत करता है फिर भी उसे प्यार करती है। दिनेश को ये बात मन ही मन खाए जा रही थी कि कहां वो स्कूल और समाज में बेटे बेटी के फर्क के फासले को मिटाने में संलग्न था, वहीं उसके अपने ही घर में बेटे और बेटी में फर्क का बोया गया बीज गहराई से जड़ पकड़ चुका था। दिन गुजरते गए, वक्त के साथ रोशनी शादी के लायक हो गई थी। रोशनी बेटिया, जरा यहाँ तो आना। पिता की पुकार सुनकर रोशनी रसोई से भागते हुए बाहर निकल कर आ जाती है। जी पिताजी, बुलाया? रोशनी, ये क्या अतरंगी हरकत है? कितनी बार कहा है ना तुझे, उछल कूद मत किया कर। बेटियों को ये लटक झटक शोभा नहीं देता। क्यों माँ, अब क्या मुझ बेटी को चारदीवारी में भी चहकने की इजाजत नहीं? दिनेश सफाई के साथ बात को टालकर दोनों को तस्वीर दिखता है। बड़ी किस्मत वाली है हमारी बेटी, जो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विदा करूंगा अपनी बेटी को। दिनेश, सारा जोड़ बटोर कर अपनी लाडली बेटी के ब्याह में ही लगा दोगे तो मेरे अंश के लिए क्या बचेगा? कद्दू। अभी अंश की पढ़ाई में 6 महीने और बाकी है। ये तो वैसे भी पराए घर जा रही है। इस पर ज्यादा पैसे फूकने से बेहतर बेटे का भविष्य संवारो। आखिर वही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मक्कार मंगला भरपूरी से भेदभाव के साथ अपनी बेटी की शादी कर देती है। दिन बीतते हैं, फिर एक दिन अंश दरवाजे पर खड़ा होता है। उसके साथ एक अनदेखी लड़की भी खड़ी होती है। दोनों का चकाचौंध हुलिया चीख चीख कर अंश के शादी करने की बात साझा कर रहा था। अंश बेटा, तूने शादी कर ली? तो क्या इंतजार करता कि आप मुझे किसी ऐरे गहरे के पल्ले बांध दो? मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अंश, क्या तेरी माँ तेरे लिए मायने नहीं रखती थी?
जो तूने मुझसे झूठे मुंह भी पूछना जरूरी नहीं समझा। ओ प्लीज माँ, अब ये मेलो ड्रामा शुरू मत करो तो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अपने सही गलत की परख है मुझे। अंश, तुम्हारी माँ की पकाओ पूछताछ बंद करवाओ और मुझे कमरे में लेकर चलो। अंश अपनी माँ की बात अधूरी छोड़कर नितारा को लेकर कमरे में चला जाता है। उस रात मंगला की आंखों से बहते आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। कहाँ कमी रह गई थी मेरे परवरिश में भगवान, जो मेरे बेटे ने ये दिन दिखाया। कहते हैं ना कि वक्त और रिश्ते बदलते देर नहीं लगते। शादी के पहले दिन से ही अंश के सुर ताल भी बदल गए थे। एक दिन की बात है। अंश बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे। कल रात से तबीयत कच्चा पक्का हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। माँ, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जब आप कहो तोड़ कर ले आऊं। जब देखो बेटे के आगे हाथ पसार देती हो। अभी मेरी जेब जरा तंग है। अपने बेटे की बेरुखी भरी बातें सुनकर मंगला के मुंह पर ताला लग जाता है। तभी नितारा कहती है, अंश, दफ्तर से आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आना। ये घर का पकाया घास फूस खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अरे शाम तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो अभी। ये रहे पैसे। जैसे ही अंश अपनी पत्नी को पैसे देता है, ये बात मंगला के मन में खटक जाता है और वो कहती है, वाह बेटा, बीमार बूढ़ी माँ के लिए जेब तंग थी, मगर बीवी के लिए जेब साथ दे गई। जिस माँ ने तुझे अपनी खून से सींचा, अपार पीड़ सहकर पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उस माँ के दूध का क्या खूब कर्ज चुकाया है तूने। अरे तो क्या आपके दवाइयों के चक्कर में नितारा का दिल दुखाऊं? अपने पति से क्यों नहीं मांग लेती पैसे? हाँ, मांग लेती अगर दिनेश स्कूल से रिटायर नहीं होते। अरे उनके पेंशन तक के पैसे भी तेरी पढ़ाई में न्यौछावर कर दिए। क्या खबर थी कि जब जिम्मेदारियां निभाने की बारी आएगी तो मेरा बेटा ऐसे कतराएगा। बस माँ, मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ, है ना? मैं और नितारा आज ही यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह अंश और नितारा मंगला की आंखों के सामने से निकल पड़ते हैं। दिन बीतते हैं। इस बात की भनक लगते ही रोशनी भागती हुई अपनी मायके आती है और उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। तू आ गई मेरी बच्ची। माँ, पिताजी, आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी है और मेरे रहते ना तो इस घर के खत्ते खाली होंगे, ना मेरे माँ पिताजी के पेट पर आफत आएगी। मैंने बनिए को राशन के लिए बोल दिया था, वो आता ही होगा। रोशनी कई दिनों तक अपने माता पिता के साथ रहती है। इस बीच मंगला का पत्थर रूपी मन पसीज पड़ता है और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? आपकी बेटी से कोई भी भूल चूक हो गई? नहीं रोशनी, गलती तो तेरी माँ के हाथों हुई है। जिस बेटे पर आस लगाया वो अपने बूढ़े माँ बाप से पल्ला झाड़ गया, और जिस बेटी को बचपन से बंदिश में रखा, आज वही बेटी अपने माँ पिता के लिए तत्पर है। असली कुल दीपक घर की बिटिया है, जो ससुराल जाकर भी अपने माता पिता को नहीं बिसराती। हो सके तो अपनी मंदबुद्धि माँ को माफ कर देना बेटी। माँ, गलती आपकी नहीं, सारी गलती समाज के सूबेदारों की है, जिनकी नजर में बेटों का मोल मूंगों से भी बढ़कर है, मगर बेटियों का सिर्फ बोझ है। जिस दिन बेटे और बेटी में से ये फर्क और फासला मिट जाएगा, उस दिन संसार का हर घराना संवर जाएगा। इसी के साथ बेटे और बेटी की फर्क की कहानी यहीं खत्म होती है। कड़वा कथन है, मगर आज भी जब परिवारों में बेटे का जन्म होता है तो बड़ा आनंद मनाया जाता है और बधाइयां बढ़ती है। मगर बेटी के जन्म से लोगों के रोशन चेहरे भी बुझ जाते हैं। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए, मगर बहू रानी के पांव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी। वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसीलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ, अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना, सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बिनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर?
अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात? ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है। अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी? जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसे ही समय बीतता है जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो माँ, दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना। अरे बेटा बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही, फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा? घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ। सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना। बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही है। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी। कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी। खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है और विदाई के समय, समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फांस थी ना। जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना। आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई। अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू।
जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी, मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना, बाय। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी, जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराए घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है? लखनपुर गांव में रहने वाली गरीब कलावती अपनी 2 बेटियों ललिता और बबीता के साथ एक पुराने कच्चे घर में गरीबी में दिन काट रही थी। कलावती ब्रिज बिहारी सिंह के खेतों में बीजों की बुआई कर रही थी। तभी बसंता बोलता है, कलावती बहन, यूं भूखे प्यासे और कितनी देर खेतों में खटती रहोगी? पहले कुछ खाना खा लो। ये बनिहारी तो हम गरीबों के लिए हर दिन की बात है। जानती हूँ बसंता भैया, मगर मैं शाम को अपनी बेटियों के साथ ही खाती हूँ। ये बोलकर वह गरीब मजबूर माँ मगन होकर मेहनत करती जाती है। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और अंधेरा घिर जाता है। खेत का मालिक ब्रिज बिहारी खेत का दौरा करने आता है। ब्रिज बिहारी चाचा, मेरी दिहाड़ी दे दीजिए, मेरी बिटिया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे कलावती, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब से सभी का हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। अरे ब्रिज बिहारी काका, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। मेरे कंधों पर मेरी दोनों बेटियों की भूख का भार सवार है। अरे मैंने तेरा और तेरी बेटियों का बीड़ा थोड़ी उठाया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रिज बिहारी ने एक बार बोल दिया तो बस हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। ब्रिज बीमारी की झड़प सुनकर कलावती कमजोर कदम के साथ घर की ओर बढ़ने लगती है। घर के खत्ते खाली पड़े हैं और बगैर पैसों के बनिया राशन का एक दाना नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? जैसे ही कलावती घर पहुंचती है, उसकी दोनों बेटियां बबीता और ललिता बोलती हैं, माँ आप आ गई, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, हमें भूख लगी है। अपनी बेटियों को भूख से मचलता देखकर कलावती की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। माँ आप रो क्यों रही हैं? हे भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। मत रो माँ, मैं और ललिता पानी पीकर पेट भर लेंगे। कलावती की दोनों बेटियां पानी पीकर सो जाती हैं। उस रात कलावती अपनी गरीबी के दलदल में इस कदर धंस जाती है कि उस रात उस मजबूर माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा के लिए बुझ जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। उनका जीवन जैसे अंधेरों में डूब जाता है।
बबीता दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ मर गई ललिता, वो भी बाबूजी के पास चली गई। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। बबीता दीदी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। भूख तो मुझे भी लगी है। भूखी बेसहारा बहनें खाने के लिए गांव में सभी का दरवाजा खटखटाती हैं, मगर कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता। भूख से भटकती हुई दोनों बहनें खाने की खोज में दूर निकल आती हैं, जहां उनकी नजर एक नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ पर टिक जाती है, जिसे देख बबीता बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, देखो ललिता, इतनी गहरी नदी के बीच ये लौकी का पेड़ कैसे तने खड़ा है? हाँ दीदी, जरा ये देखो, इस जादुई पेड़ पर लटके सोने की लौकी कैसे जुगनू के जैसे चमक रहे हैं। आओ, नदी के किनारे जो नाव खड़ी है उसमें बैठकर तुम इस पेड़ के पास आ सकती हो। दोनों बहनें किनारे खड़ी नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ के पास आ जाती हैं। तभी जादुई पेड़ बोलता है, आओ बबीता, ललिता, मैं जादुई सोने की लौकी का पेड़ तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। इसके साथ सोने की लौकी का पेड़ झुक जाता है और बबीता हाथ बढ़ाकर एक सोने की लौकी तोड़ लेती है। तुम्हारा शुक्रिया सोने की लौकी के जादुई पेड़। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए प्यारी लड़की, तुमने मेरे ऊपर से एक लौकी के भार कम किया है। जब भी तुम्हें मदद चाहिए हो तो तुम यहाँ आ जाना। बेसहारा बहनें सोने की लौकी को ले जाकर सुनार के हाथों बेच देती हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे वह राशन लेकर घर लौटती हैं और बड़ी बहन बबीता खाना बनाती है। वाह दीदी, आज कितने दिनों बाद हम बहनों ने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ ललिता, ये सब कुछ उस नायाब नदी के जादुई सोने की लौकी के पेड़ से ही हो सका है। दीदी, अब तो हम अपने टूटे फूटे मकान को बड़े घर में बदल सकते हैं। हाँ ललिता, माँ ने बताया था कि बाबूजी ने बरसों पहले इस घर को कच्ची ईंट और फूस से बनाया था। इससे पहले कि ये घर ढह जाए, हम जादुई सोने की लौकी से बड़ा घर बना लेंगे। तो क्या दीदी, एक बार फिर हम उस नदी में खड़े जादुई सुनहरी लौकी को लेने जाएंगे? हाँ ललिता। दोनों बहनें अगली भोर नदी में बसे जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव खेव कर नदी के बीचों बीच आ जाती हैं, जहां पेड़ पर पहले से भी ज्यादा सोने की लौकी लदे होते हैं। उनकी चमक आसमान में बिछे तारों की तरह नदी के चारों ओर बड़ी टिमटिमाहट बिखेर रही थी। आओ प्यारी लड़कियों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जादुई लौकी के पेड़, हमारा कच्चा घर टूटने की कगार पर है और वह बहुत बिच्चम बिच्चा भी है। हमें एक बड़े घर की जरूरत है। बड़ा घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी सोने की लौकी की जरूरत होगी। चाहो तो मुझ पर लदे ये सारे लौकी ले जाओ, तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद जादुई पेड़ जोर जोर से झूमने लगता है, जिसे पेड़ पर लटकी सुनहरी लौकी गिरने लगती है, जिसे ले जाकर दोनों बहनें उन्हें सुनार से बेच देती हैं और बहुत जल्दी उनका बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वह खुशी से रहने लगती हैं। मगर पूरे लखनपुर गांव में बेसहारा बहनों के घर की चर्चाएं होने लगती हैं। फिर एक दिन बसंता हांफता भागता हुआ उनके पास आता है। ललिता, बबीता, दरवाजा खोलो। बसंता काका, आप यहाँ इतनी देर रात के? मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने सभी रईस रजवाड़े का किवाड़ खटखटा कर देख लिए, मगर कोई भी मुझ गरीब को कर्ज नहीं दे रहा। सूदखोर ने भी हाथ खड़े कर दिए। मेरी मदद करो। रोना बुजदिली की निशानी है बसंता काका, चलिए हमारे साथ। दोनों बहनें दबे पांव रात के अंधेरे में बसंता को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती हैं। ललिता, बबीता, ये तो मुझे कौन सी जगह ले आई हो? इस नाव में बैठ जाइए काका। दोनों बहनें बसंता को लेकर नदी में नाव खेवकर आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वह जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास आते हैं, रोशनी की जलजलाहट बढ़ती जाती है। तभी नाव रुकती है। तभी जादुई पेड़ जाग उठता है। सोने की लौकी की रोशनी रात के अंधेरे में नदी के चारों ओर छिटकी हुई थी, जो अपने आप में अनोखी थी। ये कैसा जादुई पेड़ है
जो सोने की लौकियों से लदा हुआ है। बसंता, ज्यादा सोच विचार मत करो, तुम्हारी बीवी की हालत बिगड़ रही है। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। मगर तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कैसे पता? ये एक तिलिस्मी नदी है, जिससे होकर जो भी मुझ जादुई लौकी के पेड़ के पास आता है उसकी दशा मैं पहले ही जान जाता हूँ। बसंता जादुई पेड़ पर लटके हुए सोने की लौकी को तोड़कर घर की ओर चल पड़ता है। तभी उनके जाते ही एक बंजर पेड़ की ओट में छिपा लालची ब्रिज बिहारी नाव में बैठकर पेड़ के पास आता है। पता था मुझे, ये अनाथ बहनों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही थी। आज पता चला कि इनके रईसी का राज इस नदी में बसा जादुई लौकी का ये पेड़ है। अब इसे जड़ समेत उखाड़ कर मैं इसे अपने हवेली के आंगन में बो दूंगा, फिर सारी सोने की लौकी मेरी होंगी। जैसे ही लालची ब्रिज बिहारी लौकी के पेड़ को छूता है, पेड़ गुस्से से गरजते हुए उसे नदी के ठंडे पानी में फेंक देता है। तभी बसंता और दोनों बहनें नदी किनारे खड़ी ये नजारा देख रही होती हैं। अरे मोरी मैया, मर गया रे, ये कैसा पागल पेड़ है। अरे बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, तुझ जैसे लालची लोगों का यही हश्र होना चाहिए। ऐ मेरी नदी, इसे खुद में संभाले। जादुई सोने की लौकी के पेड़ के बोलते ही नदी में एक बड़ी लहर उठती है जो ब्रिज को ले डूबती है और दोनों बहनें बोलती हैं, आखिरकार लालच इन्हें ले डूबा। इस तरह नदी का पानी ब्रिज बिहारी के लालच के कारण उसे ले डूबता है, जिसके बाद बेसहारा बहनें नदी के बीच बसे जादुई लौकी के पेड़ से लखनपुर गांव में गरीबी मिटाकर लोगों के जीवन को आबाद करके गरीबों के लिए उनका गढ़ ठहरती हैं। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, नीली पीली चमकीली चूड़ी। बाजार के नुक्कड़ पर बैठी वो गरीब बहू चूड़ी से भरी टोकरी की ओर इशारा करते हुए औरतों को बुलाहट दे रही थी। बहती हुई बर्फीली बयान ने पूरे बाजार को अपने आगोश में समेटे हुए था। ऐसे में फाल्गुनी के शरीर पर सिर्फ फटी पुरानी सूती की साड़ी थी, जो चीख चीख कर उसके गरीबी का बयान दे रही थी। सांझ ढलते ही बाजार बंद होता देखकर वो चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ती है कि उसके कदम माता के मंदिर के बाहर रुक जाते हैं। वो मंदिर में आकर माता को चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाती हुई बोलती है, माफ करना माँ, मगर इस मजबूर मनिहारन के पास चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं माँ। आप तो जगत जननी हो, अपने भक्तों का हर दुख हरती हो। मेरे भी गरीब घर पर दया दृष्टि करो माँ। फाल्गुनी माँ अम्बे से अपने टूटे मन की बातें खोल कर कहती थी। वो घंटों वहां बैठी आंसू बहाया करती और फिर झूठी हंसी के पीछे अपना हाल छिपाकर घर आती। आज फिर फाल्गुनी का मन चिंता में घुले जा रहा था। पूरे दिन भर में सिर्फ 50 रुपए की चूड़ियां बिकी है। आज के महंगाई भरे दौर में आटे दाल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि एक गरीब का जीवन इसी गुत्थी में उलझ कर रह गया है कि क्या कमाए और क्या खाए। फाल्गुनी सुध बुध बिसराए खुद से बात करते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे जमीन पर पड़ा पत्थर दिखाई नहीं देता और ठोकर लगने की वजह से चूड़ियों से भरी टोकरी सड़क पर बिखर कर चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू उतर आते हैं। हे माँ, ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी चूड़ियां टूट गई। अब इस आखिरी 50 रुपए में मैं अपने बाल परिवार का पेट पालूं या चूड़ी खरीदूं? और फिर इतने कम पैसों में चंद चूड़ियां ही आएंगी। माँ जी और बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। फाल्गुनी अपने चेहरे पर छाई उदासी को छिपाकर बनिए से राशन लेकर घर आती है और उसकी सास जानकी उससे कहती है, अरे बहू, तू आ गई। बंटू और पिंकी कब से तेरी बाट जो रहे थे और तेरी चूड़ियों की टोकरी कहाँ है? अब माँ जी को क्या बताऊं कि बची कुची आखिरी उम्मीद भी सड़क पर टूटकर बिखर गई। वो आज चूड़ियों का बाजार अच्छा था, इसीलिए सारी चूड़ी बिक गई और टोकरी मैंने फूल वाले की दुकान पर रख दी। माँ, जल्दी से कुछ खाना बना दो ना, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। फाल्गुनी झटपट से दाल और रोटी बनाकर अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को खिला देती है, मगर चिंता के मारे एक भी निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतरता। बहुत रोते ही वो भागती हुई बगल में बसे अपनी जेठानी के घर का दरवाजा खटखटाती है, जिसमें से सिलिकॉन की साड़ी पहने हुए जसिका बाहर आकर उखड़े स्वर में कहती है,
फाल्गुनी, तुम क्यों आई हो मेरी दहलीज पर? जेठानी जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी सारी चूड़ी सड़क पर तितर बितर हो गई। मेरे पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं बची कि दोबारा चूड़ी खरीद सकूं। वादा करती हूँ बहुत जल्द आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगी। अरे, मेरे घर में क्या खैरात बट रही है? मेरे पास इतना फ्री फोकट का पैसा नहीं जो तुझ जैसी 2 कौड़ी की देवरानी को दूं। चल फुट यहाँ से। इस तरह जसिका उस गरीब बहू पर अपनी रईसी का गुबार बरसाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फाल्गुनी मदद की आस लिए हर सूदखोरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिस कारण फाल्गुनी हिम्मत हारकर भागती हुई माँ अम्बे के मंदिर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों हमें माँ, क्यों? अपनी भक्त फाल्गुनी के लिए मदद का हर एक फाटक बंद क्यों कर दिया? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ? फाल्गुनी के ऐसा कहते ही माँ अम्बे प्रतिमा से बाहर प्रकट होकर कहती हैं, फाल्गुनी, अश्रु पोंछ लो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों का दृष्टांत दूर होने जा रहा है। ऐसा कहते हुए माँ उस गरीब बहू को रंग बिरंगी चमचमाती चूड़ियों से भरी हुई एक फूलों से सजी टोकरी देकर कहती हैं, फाल्गुनी, तुम मेरी सच्ची आराधक हो। तुम्हारी भक्ति भावना से मेरा मन हर्षित हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई चूड़ियों से भरी हुई टोकरी देती हूँ। तुम जितनी चूड़ियां बेचोगी ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तथास्तु। इतने के बाद माँ अम्बे मूर्ति में समा जाती हैं और फाल्गुनी जादुई चूड़ियों को बेचने निकल पड़ती है। तभी रमैया नाम की एक औरत उससे बोलती है, अरे ओ चूड़ी वाली, अरे तनिक ठहरो दादा। कहो चाची, कौन सी चूड़ी दिखाऊं? नीली, पीली, हरी, गुलाबी? ई हमारी बिटिया है बिंदिया, 2 ही दिन बाद इका ब्याह है। देखा थी हो, इका रंग पक्का है, इसीलिए चटक रंग की चूड़ियां दिखाना। फाल्गुनी बिंदिया को जैसे ही जादुई चूड़ियों की ढेरी में से पीले रंग की चूड़ियां पहनाती है, बिंदिया के शरीर का काला रंग गायब हो जाता है और वो गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत हो जाती है। ये देख बिंदिया बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, ये कैसी जादुई चूड़ियां हैं जो कलाई में पहनते ही मुझे मेरे काले रंग से छुटकारा मिल गया। अरे वाह रे मणिहारन, चूड़ियां तो जादू ही जान पड़ती है। हमरी बिटिया की जात ही बदल दी, आज हमरा जिया झूम उठा है। जादुई चूड़ियों से बिंदिया का बदला खूबसूरत चेहरा देखकर रमैया खुश मन से उस गरीब बहू को एक बड़ी रकम देती है। हर दिन के साथ वो गरीब बहू अपनी जादुई चूड़ियों के लिए गांव-गांव में छा जाती है, जिसके चलते उसकी चूड़ियों की बिक्री भी बढ़ती जाती है। अरे बहू, जरा एक बात बता, हर दिन के साथ तेरी चूड़ियों की बिक्री आकाश छू रही है, फिर भी टोकरी की चूड़ियां कम क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ जी, ये सभी की सभी जादुई चूड़ियां हैं। ये देखिए, मैं इनमें से जितनी चूड़ी निकालूंगी ये उतनी ही बढ़ती जा रही है। अरे ये तो कमाल ही हो गया। जादुई चूड़ियों की बिक्री से उस गरीब बहू के घर पर छाई गरीबी का बदरा छटने लगता है और वो बहुत जल्दी से बड़े से घर की नींव रखती है। फिर एक दिन जब फाल्गुनी अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में खड़ी थी, तभी कलिका नाम की एक काली बदसूरत लड़की उसके पास आकर हिचकते हुए कहती है, सुनो बहन, क्या तुम ही वो जादुई चूड़ी वाली हो जिसकी चूड़ियां कलाई में पहनते ही इंसान खूबसूरत हो जाता है? हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? क्या तुम अपनी जादुई चूड़ियां मेरी काली कलाइयों में पहनाओगी? मगर बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे की परवाह मत करो, बस अपनी हथेली आगे बढ़ाओ। जैसे ही फाल्गुनी कलिका के हाथों में जादुई चूड़ियां पहनाती है, वो सिर से लेकर पांव तक अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारी जादुई चूड़ियों ने तो मेरे काले बदसूरत चेहरे की काया ही पलट दी। शुक्रिया। ऐसे ही वक्त बीतता है और जसिका को जादुई चूड़ियों के राज का भनक लग जाती है। तो ये सारा चक्कर जादुई चूड़ियों का है, जिससे मेरी 2 कौड़ी की देवरानी रईस हो गई है, काले लोगों को गोरा बना रही है। आज रात मैं भी एक चूड़ी तो चुरा ही लाऊंगी। जसिका उन जादुई चूड़ियों के लिए ताक लगाई रहती है और एक रात एक चमकती हुई चूड़ी चुराकर अपने घर ले आती है। इस जादुई चूड़ियों को पहनकर मैं और भी ज्यादा सुंदर और गोरी चिट्टी हो जाऊंगी।
और फिर मेरे आगे सभी फीके लगकर पानी भरेंगे। जैसे ही जसिका लालचपन के साथ वो चूड़ी पहनती है, उसका रंग सिर से पांव तक कोयले जैसा बन जाता है, जिसे देखकर वो भागती हुई फाल्गुनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी छुपे ये चूड़ी चुराई थी। मैं और ज्यादा बदसूरत हो गई। मुझे बदसूरती से बाहर निकालो। बेशक मैं और आनंद यही रहेंगे। जैसे ही फाल्गुनी जसिका के हाथों में पहनी चूड़ियों को तोड़ती है, उसका जादू टूट जाता है और जसिका का रंग रूप लौट आता है। इसीलिए कहते हैं जेठानी जी कि लालच बुरी बला है। किसी के सामान को बगैर इजाजत के छूने और चुराने का हश्र ऐसा ही होता है। सोचा नहीं था कि लालच का सबब ऐसा होगा। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसी के साथ गरीब बहू की जादुई चूड़ियों की कहानी यहीं अल्प विराम लेती है। वो गरीब बहू आज भी अपनी जादुई चूड़ियों से गांव-गांव में औरतों की टोली से लेकर लड़कियों के लिए चहेती बनी हुई है। रात का समय होता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है।
हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए, खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है।